हेलो स्टूडेंट, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती क्या है, यानी क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं ये होती क्या है। फिर पढ़ेंगे इनके गुणधर्म। तो सबसे पहला मैं टॉपिक ले रहा हूँ, वो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनेज। यदि किसी विद्युत क्षेत्र, इसका अर्थ है विद्युत क्षेत्र रेखाएं यानी विद्युत क्षेत्र की रेखाएं हुई, तो क्षेत्र कैसा लिया है, विद्युत क्षेत्र लिया है। विद्युत क्षेत्र की रेखाएं यानी किसी विद्युत क्षेत्र में यदि एक स्वतंत्र आवेश को आपने छोड़ दिया, कोई कौन सा भी आवेश है उसको क्या कर दिया, स्वतंत्र छोड़ दिया, और वो जिस मार्ग का अनुसरण करेंगे यानी जिस मार्ग से आगमन करेंगे उससे ही हम क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहेंगे। क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहेंगे। जैसे देख लीजिए, देख रहे हो ना, यह है विद्युत क्षेत्र। यहां पर आपने किसी एक आवेश को छोड़ा है। किसको छोड़ा है, एक आवेश को छोड़ दिया है। समझ गए ना, एक आवेश को आपने यहां पर छोड़ दिया है। अब क्या करोगे आप इसका, तो देखिए ये एकांक धनावेश है। क्या है, एकांक धनावेश। इसको आपने स्वतंत्र रूप से, जैसे आवेश तो बहुत सारे हो गए, Q1 है, Q2 है, Q3 है, इनको छोड़ दिया। ये इनके अंदर क्या करेंगे, स्वतंत्र रूप से गति करेंगे, जिस मार्ग से गति करेंगे। ये अब ये क्या होगी, तीनों विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी। क्या होगी, विद्युत क्षेत्र रेखा, यानी ये इस मार्ग से आगमन कर रहा है। समझ गए बात। यानी किसी विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से छोड़े गए आवेश, स्वतंत्र रूप से छोड़े गए आवेश जिस मार्ग का अनुसरण करेंगे उससे ही हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब बात करेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं के गुण धर्मों की, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनेज। देखिए गुण धर्मों में एक नंबर बात, ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ये धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश की तरफ चलती है, यानी धनावेश से ऋणावेश की तरफ जाती है। दो नंबर बात, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो, यानी ये लाइनेज है, ये केवल क्या है, काल्पनिक है। क्या है, काल्पनिक है। वो मानते हो कि आवेश यहाँ से आता जाता है तो आप कह देते हो, जैसे एक वस्तु धनावेशित है एक ऋणावेशित है, पास पास में रखी हुई है, तो आप कह देते हो भाई इधर से विद्युत क्षेत्र रेखाएं भाई धनावेश से ऋणावेश की तरफ आ रही है, तो वो क्या है, काल्पनिक किया है। लेकिन ये जिस क्षेत्र का निर्माण करेगी वो आपका फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आपका क्या होगा, रियलिटी होगा, रियल होगा। क्या होगा, रियल होगा। समझ गए बात। अब 3 नंबर बात, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुद तो काल्पनिक होती हैं लेकिन ये विद्युत क्षेत्र का, वास्तविक विद्युत क्षेत्र का निर्माण करती है। अगला, कोई निकाय है, निकाय में विद्युत आवेश है, वो गति कर रहे हैं इधर उधर, तो आवेश है, आवेश तो गति करेंगे, एक निकाय में रखे हुए हैं, तो ये इधर भी गति कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, सीधा समतल में गति कर सकते हैं, आकाश में गति कर सकते हैं, यानी त्रिविमीय गति करते हैं। कैसी गति, त्रिविमीय, जिसको कहते हैं आकाशीय गति। कैसी गति करते हैं, आकाशीय गति करते हैं। समझ गए बात। 4 नंबर, यदि कोई वस्तु धनावेशित है
या सम आवेशित गोलाकार वस्तु है तो वहाँ से बल रेखाएं होती है वो हमेशा जो आवेश होता है वहाँ से प्रारंभ होती है, एकल धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणाव जो अनंत होता है वहाँ तक चलती जाती है। यानी आवेश से क्यू से अनंत की ओर, अनंत की ओर। ये वाह नहीं वाह, ये क्यों है, एकल इसको गोलामान मान सकते हो। तो बल रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ से प्रारंभ होकर अनंत की तरफ जाएगी। इसकी जगह यदि आप ऋणावेशित कोई आवेश ले रहे हो तो वो सेम टू सेम बल रेखाएं ही क्या होगी, अनंत से लेकर, अनंत से किसकी तरफ, आवेश की तरफ, आवेश की तरफ गति करेगी। ये तीर होते हैं, ये इसकी दिशा बताते हैं। अगला विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जैसे ये एक विद्युत क्षेत्र रेखा है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। यदि इस पर आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा बतानी होगी तो इसके किसी बिंदु पर आपको साथ में स्पर्श रेखा खींचनी होगी। यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वो विद्युत क्षेत्र के दिशा को बताती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक बिंदु लिया आपका P, तो इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये स्पर्श रेखा हुई। यहाँ पर लिया S, तो इसका अर्थ क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ क्या नहीं है, नियत नहीं है, लगातार क्या हो रही है, परिवर्तित। यहाँ पर इधर है, यहाँ पर इधर है। समझ गए बात। ये दिशा कौन बताता है, ये स्पर्श रेखा ही बताती है, बाकी कोई नहीं बताता, याद रख कर लेना। यानी ये विद्युत क्षेत्र है, ये केवल यही बताएगी कौन, जिस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचते हो। समझ गए बात। आगे देखिए, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। क्या है रे, भाग जाए यहां से। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो आपस में कभी क्या नहीं है, परस्पर काटती नहीं है। क्यों? क्योंकि देख लीजिए, मैंने इससे अगला पहला पॉइंट ये बताया था कि इसकी स्पर्श रेखा ज्ञात करनी, विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है तो इसके किसी बिंदु पर आपको क्या खींचनी पड़ेगी, स्पर्श रेखा। जैसे इसकी स्पर्श रेखा मैंने ये खींची है, ये देखो, ये इसकी होगी और ऊपर वाले बिंदु की ये होगी। तो दिशा कितनी है, ये दोनों स्पर्श रेखा क्या बताती है, उनके विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। दोनों की क्या है, अलग अलग है। तो ये बता दीजिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा कभी दो होती है क्या, एक बिंदु पर? नहीं होती है, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। तो इस कारण ये परस्पर दोनों एक दूसरे को काटती नहीं है। अगला पॉइंट, तीन आपको क्षेत्र दे दिए, तीनों क्षेत्र समान है और क्षेत्र रेखाएं बना दी। आपको पूछ लें कि यहाँ पर ए बिंदु है, यहाँ पर E1 विद्युत क्षेत्र है, बी पर E2 है, सी पर E3 है।
हो गया, सदिश के रूप में बता दिया। आपको ये भी पूछ ले कि इन तीनों क्षेत्रों में से, यानी ये E1, ये E2 और ये E3, तीनों में से प्रबलता कौन से विद्युत क्षेत्र की अच्छी है, तो आपको इस समय क्या करना पड़ेगा कि याद एक बात रखना कि जो फील्ड होता है उस फील्ड में से विद्युत बल रेखाओं की संख्या या क्षेत्र रेखाओं की संख्या जितनी ज़्यादा गुजरेगी वो उतना ही सघन होगा, यानी प्रबल होगा। क्या होगा? प्रबल होगा। यानी जिस क्षेत्र से जितनी ज़्यादा बल रेखाएं गुजरेगी वो उतना ही ज़्यादा प्रबल होगा। तीनों क्षेत्र समान है, इसमें से कितनी गुजर रही है? 3 गुजर रही है। तो सबसे अच्छा कौन सा, प्रबल कौन सा हुआ? E1। इसमें से 2 गुजर रही है, इसमें से 1 गुजर रही है। हो गया। तो सबसे दुर्बल कौन सा हुआ? E3। क्यों? गुजरने वाले क्षेत्र रेखाओं की संख्या कितनी है? 1। सबसे प्रबल कौन सा हुआ? E1। क्षेत्र रेखाओं की संख्या कितनी है? 3। इसमें 2। तो यदि यहाँ 4 वाला होता तो वो E1 से भी क्या होता? प्रबल होता। समझ के बात? अगली बात, नौ नंबर पॉइंट क्या कहता है? 9 नंबर पॉइंट ये कहेगा 2 आवेश हैं, दोनों परिमाण में भी समान है, केवल किस में चेंज है? प्रकृति में विपरीत है। परिमाण तो क्यों आवेश हुआ और प्रकृति एक धनावेशित है, एक ऋणावेशित है। उस समय क्षेत्र रेखाएं कैसी होगी? मैंने बताया था कि रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर किधर जाती है? ऋणावेश की तरफ जाती है, यानी धनावेश से बाहर निकलती है और किसकी तरफ जाती है? ऋणावेश की तरफ। हो गया। इसी प्रकार इसमें क्या होगी? आएगी, ग्रहण होगी। हो गई। इस समय इनके बीच में, दोनों आवेशों के बीचों बीच एक बिंदु पर कौन सा बिंदु होगा? उदासीन बिंदु होगा। उदासीन बिंदु दोनों आवेशों के मध्य होगा। ये बात याद कर लेना आप। दोनों बिंदु है ना, इनके मध्य उदासीन बिंदु वो होता है जहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती नहीं है, यानी किसी क्षेत्र का वो बिंदु जहाँ से कोई क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं गुजरती नहीं है, वो उदासीन बिंदु कहलाता है। उदासीन बिंदु इन दोनों के मध्य होगा। समझ गए बात? ये तो थे आवेश, परिमाण में तो समान थे, प्रकृति में भिन्न भिन्न थे। अब बात करता हूं आगे। यदि ये कह दे कि दोनों की प्रकृति भी भिन्न है, क्या भिन्न है? प्रकृति और परिमाण दोनों ही क्या है? भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। दोनों ही अलग अलग है। समझ के बात? दोनों अलग अलग है, इसका अर्थ है प्रकृति तो ऐसे अलग हो गई, ये धनावेशित ये ऋणावेशित। इसको 2Q कर देता हूँ, इसको Q है, तो दोनों अलग हो गए। उस समय केवल परिवर्तन ये होगा कि कम परिमाण वाली वस्तु होती है, यानी जिसमें आवेश है वो कम है, उसकी तरफ बल रेखाओं की संख्या क्या होती है? हमेशा के लिए कम होती है। और जहाँ पर परिमाण अधिक होता है उधर क्या होता है? अधिक होती है। समझ गए? तो यहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ जाएगी, यहाँ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तथा उदासीन बिंदु है, कौन सा बिंदु? उदासीन। वो बिंदु कम परिमाण वाले आवेश की तरफ होगा। किसकी तरफ होगा? कम परिमाण वाले आवेश की तरफ उदासीन बिंदु होगा। और दोनों के परिमाण समान होने पर कहाँ होता? मध्य होता। और परिमाण जिधर जिसका कम होगा, दो अलग अलग परिमाण के हैं, जिसका परिमाण कम होगा उधर उदासीन बिंदु होगा। समझ गए बात? ये हुआ कंप्लीट। 10 नंबर बात।
दो आवेश हैं, प्रकृति भी दोनों की समान है और परिमाण भी समान है, यानी सारे समान है। प्रकृति और परिमाण दोनों ही क्या है, समान है। उस समय क्षेत्र रेखाएं किधर होगी, उस समय क्षेत्र रेखाएं किधर होगी? दो आवेश समान परिमाण के, समान प्रकृति के हैं। आपको पता है समान समान आवेश हैं, वो आपस में प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, यानी दोनों रेखाएं, दोनों आवेशों की रेखाएं प्रतिकर्षित होगी। क्या होगी? प्रतिकर्षित होगी। वाकायदे ये रेखा होगी, आवेश हैं किसकी तरफ? अनंत की तरफ होगी। हो गया? यहाँ पर इनकी क्या होगा? दोनों के बीचों बीच एक उदासीन बिंदु होगा। समझ गए ना? ये उदासीन बिंदु P होगा। ये क्षेत्र रेखाएं ये चारों तरफ फैलती है वैसे तो, जैसे यहाँ धनावेशित है ना, इधर 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 चारों तरफ। ये इधर वाली इसके पास आएगा ना जैसे कोई आवेश, तो ये क्या करेगी? आपस में प्रतिकर्षित, और प्रतिकर्षित करते ऐसे हो जाती है ये दोनों तरफ। इसकी जगह दोनों आवेश ऋणावेशित ऋणावेशित ले लूँ तो भी यही बात बनेगी। केवल फर्क कितना होगा कि यहाँ से तो धनावेश था, तो उस समय तो यहाँ से क्या जा रही थी? बाहर जा रही थी, और इस समय ये क्या आ जाएगी? अनंत से आवेश की तरफ आएगी। इतना ही फर्क है, और कुछ फर्क नहीं होगा। समझ गए बात? और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला पॉइंट, केवल दिशा विपरीत होगी इसकी। कभी कभार क्वेश्चन आता है एक ऐसा कि आपको क्षेत्र रेखा तो दे देते हैं और फिर वो पूछता है आपसे, क्या पूछता है? ये पूछते हैं कि बताए इसकी दिशा और परिमाण क्या होगा। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमेशा किस पर डिपेंड करते हैं? विद्युत फील्ड लाइनेज। ये परिमाण होगा यहाँ पर आपका, और यहाँ पर होगी आपकी दिशाएं। देख लीजिए, देखिए ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। ध्यान से आपको बताना है कि 3 प्रकार की मैंने क्षेत्र रेखाएं बनाई है, 4 प्रकार की। कौन से में परिमाण नियत होगा और कौन से में दिशा नियत होगी।
इन सबसे पहले देखते हैं एक नंबर जो विद्युत क्षेत्र रेखा है उनको, इनके प्रत्येक के बीच में दूरी है वो क्या है, समान है। दूरी यदि प्रत्येक क्षेत्र रेखाओं की समान होती है तो परिमाण भी उसका क्या होता है, नियत होता है। क्या होता है, नियत होता है, प्रत्येक का समान होता है। समझ के बाद दिशा, दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, कोई विद्युत क्षेत्र रेखा होती है उस पर हम स्पर्श रेखा खींचकर क्या ज्ञात किया जाता है, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, दिशाएं। यहाँ पर करके देख लीजिए, चाहे यहाँ से खींच लीजिए, चाहे यहाँ से खींच लीजिए, यहाँ से बनाइए, यहाँ से कहीं से ही बनाइए, सारों की दिशा एक तरफ है, नियत है। दिशा कैसी है, नियत है, कहीं परिवर्तन नहीं होगा। अगला, इसमें भी प्रत्येक क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी समान है। क्या है, समान है। तो प्रत्येक का विद्युत क्षेत्र परिमाण होगा, नियत होगा। अब बताइए कि दिशा आपको तो आगे से एक तरफ दिख रही है, आप कह दोगे सर इसका भी क्या होगी, नियत होगी ना। कैसे ज्ञात करेंगे, क्षेत्र रेखाओं को देखकर। यहाँ पर देख लीजिए, मैं इस पर से खींचता हूँ तो इसकी इधर आ रही है, यहाँ पर यदि इस पर से इसी रेखा पर खींचूंगा तो इधर आ रही है। क्या ये दोनों दो इस पर से खींची आपस में दोनों एक साइड में है, नहीं है, ये तो इधर जा रही है। इसकी देख लेता हूँ, ये भी इधर जा रही है, ये इधर जाएगी, इसकी भी इधर, इसकी भी इधर। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें दिशा है वो नियत नहीं है, परिवर्तित हो रही है। दिशा इनमें क्या हो रही है, लगातार परिवर्तित हो रही है, अर्थात अनियत। क्या है, अनियत। इसमें तो चाहे आप यहाँ पर इस पर से का खींच कर ज्ञात करें, चाहे यहाँ पर करें, चाहे यहाँ पर करें, कहीं पर करें, इस प्रकार इन सभी पर करोगे तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, सारे की दिशा एक तरफ होगी, नियत है। क्या है, नियत है। ये लो नियत। इनकी क्षेत्र वो देख लीजिए, परिमाण, इसकी परिमाण ये बीच का क्षेत्र है वो अधिक है, इनका भी कम है, इनका भी कम है, इसका भी क्या है, अधिक है। तो क्या है, समान नहीं है, विद्युत क्षेत्र क्या होगा, परिवर्तित होगा, अनियत है। वो इसकी बात है, ठीक है ना। इसमें आपको देखने से लग रहा है कि दिशा नियत है ही नहीं, ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, ये इधर है, दिशा नियत नहीं है, अनियत है। क्या है, अनियत। बीच की दूरियां अलग, यहाँ इतनी है, यहाँ थोड़ी अधिक है, यहाँ अधिक है, यहाँ कम है, इस प्रकार क्या है, क्षेत्र बीच का क्या नहीं है, नियत नहीं है। तो इसका अर्थ है परिमाण भी क्या है, नियत नहीं है, अनियत है। कितना है, क्या है, अनियत है। इतने गुण धर्म थे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनेज के, ये गुण सारे आपको याद करने पड़ेंगे। अब हम बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव के बारे में। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिक डिपोल। किसकी बात करेंगे, विद्युत द्विध्रुव के बारे में। विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डिपोल, इनके बारे में बात करेंगे। देख लीजिए, यदि ए समान प्रकृति के तथा समान परिमाण के दो आवेश, ये दो आवेश है ना, यदि दोनों अति अल्प दूरी पर स्थित हैं, कितनी दूरी पर है, इतनी अति अल्प दूरी पर, समझ गए। तो वो आवेश आपस में द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, यानी समान प्रकृति, असमान प्रकृति के या विपरीत प्रकृति के दो समान परिमाण के आवेश अति अल्प दूरी पर स्थित हैं तो वो विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करता है। ये विद्युत द्विध्रुव का निर्माण हो गया।
विपरीत प्रकृति के हैं, समान परिमाण के दो आवेश अति अल्प दूरी पर स्थित है। ये दूरी मैंने कितनी ली है, 2a ली है। तो किसका निर्माण होता है, विद्युत द्विध्रुव का निर्माण होता है। यहाँ ये बहुत कम दूरी है, 2a इसका दूरी है ना, ये इन दोनों की साइज की तुलना में बहुत कम है, इसलिए इनका मध्य बिंदु लेता हूँ मैं O से यहाँ से ये दूरी हो जाएगी a, कितनी हो जाएगी a, ये। अब देख लीजिए, अब बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रिक डिपोल मोमेंट की, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। इलेक्ट्रिक डिपोल मोमेंट, इनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। किसी इलेक्ट्रिक डिपोल यानी किसी विद्युत द्विध्रुव में विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं तो दो आवेश चाहिए, दोनों में से कौन सा भी एक आवेश ले लीजिए। विद्युत द्विध्रुव में से किसी एक आवेश तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल करने से जो भौतिक राशि प्राप्त होगी वो भौतिक राशि आपकी इलेक्ट्रिक डिपोल मोमेंट कॉल कहलाएगी। यानी उसको किस नाम से पुकारा जाएगा, इलेक्ट्रिक डिपोल मोमेंट से पुकारा जाएगा। समझ गए। आवेश Q, दोनों के बीच की दूरी 2 है, क्या हुआ 2a3। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे प्रदर्शित किया जाता है, P से। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, एक सदिश राशि है। क्या है, सदिश। सदिश राशि कौन सी होती है, ऐसी राशि जो परिमाण के साथ साथ दिशा को भी बताती है। समझ गए बात। ये इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र हुआ। विद्युत द्विध्रुव की आघूर्ण की दिशा किधर होती है, इसकी दिशा हमेशा के लिए ऋणावेश से धनावेश की तरफ होती है। ऋणावेश से धनावेश की तरफ होती है, हमेशा दिशा नियत है। समझ गए बात। ऋणावेश से धनावेश की तरफ। इसका सूत्र क्या बना, सूत्र इसका ये बना, 2a क्या है, दोनों के बीच की दूरी है। बीच की दूरी को किससे दर्शित करेंगे, m से, मीटर से। समझ के बात। q क्या है, आवेश। आवेश का मात्रक कूलोम, मात्रक क्या हुआ मीटर इंटू कूलोम। अब इसको किससे प्रदर्शित करोगे, किससे प्रदर्शित करेंगे। अब इसी को विमा के रूप में लिखेंगे। विमा में लिखेंगे तो सबसे पहले ये बात ध्यान होनी चाहिए कि इनको बड़े कोष्टक में बंद करते हैं। कौन से कोष्टक में, बड़े कोष्टक में। MLTA, ध्यान रखना kg है नहीं आपके पास, 0। L यानी लंबाई, मीटर कितनी है, घात 1। T कूलोम से ज्ञात करोगे। Q का सूत्र क्या होता है, I इंटू टी। I को एम्पियर, T को सेकेंड। सेकेंड है कितनी है, 1। टाइम में 1 हो गया, एम्पियर 1। ये क्या होगी, इसकी विमा होगी। ये आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पूर्ण रूप से चर्चा होगी। अब बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी किसके कारण, जो क्या पढ़ा है हमने, विद्युत द्विध्रुव के कारण। विद्युत द्विध्रुव के कारण क्या ज्ञात कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी E का मान ज्ञात करना है। किसके कारण, इस P के कारण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या विद्युत द्विध्रुव के कारण किसका मान ज्ञात करेंगे, E का मान ज्ञात करेंगे। ये बात आप ध्यान रखोगे। समझ गए ना बात, ये बात आप अच्छी तरीके से ध्यान रखोगे। अब इसे 2 प्रकार से अलग अलग ज्ञात करते हैं। समझ गए। आगे देखिए,
विद्युत द्विध्रुवीय आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुवीय, सबसे पहले तो ये आना चाहिए विद्युत द्विध्रुवीय होता ही क्या है। ये स्थिति विद्युत द्विध्रुवीय होती है। इसके कारण क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E का मान ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैसे मैंने सूत्र क्या बता रखा हूँ, KQ/R²। ये मैंने आपको सूत्र बना रख दिया। अब यह E का मान है वो ज्ञात करना है इस विद्युत द्विध्रुवीय के कारण। समझ गए बात। इस पर दो तरीके से ज्ञात किया जाता है। एक तो इसकी अक्ष के समांतर, भाई एक क्षेत्र ये अक्ष है और एक ये क्या होता है, निरक्ष के रूप में काम करता है। कौन से, निरक्ष से। इसका मध्य बिंदु क्या है, मूल बिंदु O है। O से मान लेता हूँ x के समांतर करूंगा तो इससे r दूरी पर कोई बिंदु ले लूंगा, P है, जहां पर ज्ञात कर लेंगे। या निरक्ष पर ज्ञात करेंगे तो इससे क्या कर देंगे, R बिंदु पर ज्ञात कर देंगे। ये लो, ये R बिंदु है, R दूरी है, सॉरी R दूरी पर कोई बिंदु P है। यहाँ पर या तो यहाँ पर होगा या यहाँ पर, दोनों में से अच्छी लगे वहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं आप। परीक्षा में आपको ऐसे पूछा जाएगा कि द्विध्रुवीय आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुवीय के अक्ष पर बताए, तब तो यहाँ से बात करेंगे। निरक्ष के बारे में पूछेंगे तब यहाँ से बातें करेंगे। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ एक्सियल लाइन पर यानी अक्ष पर। दो तरीके से होता है। सबसे पहले विद्युत द्विध्रुवीय की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में चर्चा करेंगे। किसके कारण, विद्युत द्विध्रुवीय के कारण। यानी यहाँ लिख देता हूँ विद्युत द्विध्रुवीय के कारण या विद्युत द्विध्रुवीय के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ गए ना बात। पहला पॉइंट है, तो पहला पॉइंट को देखो। सबसे पहले विद्युत द्विध्रुवीय बनाएंगे, माइनस आवेश प्लस आवेश हो गया। बीच की दूरी 2 है। अक्ष पर ज्ञात करेंगे तो इसका मूल बिंदु क्या है, O है। O से R दूरी पर कोई बिंदु लेंगे P। क्या लेंगे, P। जहाँ पर क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ गए बात। ये दूरी मूल बिंदु यानी विद्युत द्विध्रुवीय के मुख्य बिंदु या मूल बिंदु R से, मूल बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु लिया था P, जहाँ पर क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझ गए बात। अब देख लीजिए, एक बार तो इस आवेश के कारण करेंगे, एक बार इस आवेश के कारण। तो इस आवेश से इस P के मध्य दूरी कितनी है, ये टोटल यहाँ तक की R है। ये यहाँ से लेकर ये कितनी हो जाएगी, A, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, A। तो A और R दोनों मिलोगे तो माइनस Q से P के मध्य की दूरी आ जाएगी। कितनी दूरी है, R प्लस A आ गई। अब प्लस Q से इसके मध्य की दूरी पूरी मूल बिंदु से कितनी है, R है। ये दूरी A है।
तो r में से 1 घटा दूंगा तो इतनी बचेगी, तो ये दूरी हो गई r माइनस a। समझ गए बात। अब इनको देखकर हमको क्या लिखनी होती है, भाषा लिखनी। आप लिख दोगे, माना एक द्विध्रुव क्या था, ए बी था, ए और बी ले लिए दो बिंदु। एक द्विध्रुव क्या था, ए बी था, जिस पर विपरीत प्रकृति के दो आवेश थे, माइनस क्यू और प्लस क्यू, जिनका मुख्य बिंदु ओ था। मुख्य बिंदु ओ से या मूल बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। समझ गए बात। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करोगे, फिर यहाँ से एक बार तो इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पर होगी और एक बार प्लस Q आवेश के कारण P पर होगी। समझ गए बात। ये देखकर भाषा लिखेंगे। ये भाषा लिखने के बाद हम काम करेंगे यहाँ पर। देखिए माइनस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये ए से ई ए मान लेता हूँ। क्या मान लूँ, ई ए। इसकी दिशा ये धनावेश है, ये ऋणावेश है, तो दिशा किधर हो जाएगी, ई ए की इधर हो जाएगी, ई ए। ये नियमानुसार बी से ए की तरफ होगी, कहने का अर्थ, या पी से ए की तरफ होगी, पी से ए की तरफ होगी। भाई बी या धनावेश है या ऋणावेश है, तो इसकी दिशा किधर हो जाएगी, ई से ए की तरफ। धनावेश से ऋणावेश की तरफ बोल लेता हूँ कि होती है गति। ई ए बराबर के आवेश क्यू लिया था अपॉन आर स्क्वायर, दिशा विपरीत होगी माइनस पी के। ये क्या बता रहा है, दिशा बता रहा है। दिशा किधर बताएगा, ये दिशा बताएगा ई से या पी से ए की तरफ या बी से ए की तरफ। पी से ए की तरफ दिशा बता रहा है। समझ गए ना बात। कौन बता रहा है, पी सदिश। माइनस, क्यों, माइनस आवेश के कारण है ये। समीकरण 1। 2 नंबर, प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए बी सदिश बराबर के क्यू, प्लस आवेश के कारण दिशा किधर हो जाएगी, बी से पी की तरफ। किधर हो जाएगी, बी से पी की तरफ। धनावेश है ना, धनावेश से ऋणावेश की तरफ ही होती है। ये धनावेश से इधर है तो इसकी दिशा इधर ही होगी। तो ये लो, ई बी सॉरी की दिशा किधर हो गई, इधर ही हो गई, बी से पी की तरफ। के क्यू अपॉन बीच की दूरी, सॉरी आर तो मैंने, ये बीच की दूरी होती है। अब इनके बीच की दूरी कितनी है, आर प्लस ए स्क्वायर, आर प्लस ए स्क्वायर है। और इस आवेश के और इस पी बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, पी बिंदु ये है आपका आर माइनस ए स्क्वायर, और पी के समीकरण 2। अब पी बिंदु पर दोनों आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने देख ली। अब परिणामी ज्ञात करोगे तो दोनों का क्या करोगे, योग करोगे। परिणामी तीव्रता ज्ञात कर रहे हो तो ई सदिश बराबर, ई सदिश अक्ष कर देता हूँ, अक्ष की ज्ञात कर रहे हो ना, पर ई ए सदिश प्लस ए बी सदिश, ए बी सदिश लिख दिया। यह हो गया आपका समीकरण 3। समीकरण 3 हो गया। समझ गए बात। अब समीकरण 3 में क्या करेंगे, मान रखेंगे। समीकरण 3 में इक्वेशन 1 और 2 का मान रखने पर दोनों का क्या रखोगे, मान रखोगे। तो ई अक्षीय सदिश बराबर, इनका देख लीजिए, के क्यू अपॉन आर प्लस ए स्क्वायर और पी के पे ना, ये माइनस के रूप में बता दिया। ये माइनस क्यू आवेश के कारण लगा था, दिशा विपरीत हुई थी, है ना, प्लस
के क्यू अपॉन आर माइनस ए स्क्वायर पी कैप। पी कैप दोनों में से क्या ले लूँगा, कॉमन ले लूँगा। कॉमन ले लूँगा तो ये लो, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस है तो क्या हो गया माइनस, और यहाँ का पी मैंने क्या कर दिया कॉमन ले लिया, पी कैप आ गया। ये दिशा बता रहा है, चाहे इस पी माइनस को आप यहाँ पर भी लगा सकते हो, समझ गए ना बात, लेकिन ये दिशा के रूप में बताया तब मैंने यहाँ लगाया था। अब क्या कर देंगे, लघुत्तम लेंगे, बाहर के क्यू कॉमन ले लेंगे, के क्यू 1 अपॉन आर प्लस ए स्क्वायर माइनस आर माइनस ए स्क्वायर पी कैप। के क्यू लघुत्तम लेते हैं, आर प्लस ए का होल स्क्वायर आर माइनस ए का होल स्क्वायर। इस संख्या का इसमें भाग दोगे तो भाग देना आपको आता ही होगा। यहां से हटा दूं क्या, यहां से हटा देते हैं। इसका इसमें क्या देना होता है भाग, आर प्लस ए का होल स्क्वायर आर माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन किसका भाग देंगे, इस संख्या का, तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, बचा क्या आर माइनस से ए का होल स्क्वायर, वो बचा आर माइनस, और उसको किससे गुणा करना है 1 से, तो बचेगा क्या आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आगे चेन माइनस। अब इसमें किसका भाग दोगे, माइनस वाले का, माइनस वाले का दोगे तो माइनस वाला क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और प्लस वाला बच जाएगा, तो आर प्लस ए और पी कैप हो गया। अब यहाँ पर आप क्या रखोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र रखोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। समझ गए बात, ये दोनों कहाँ रख देंगे ऊपर, के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar हो गया। माइनस 2ar, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस अंदर गुणा होगा, वापस गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस माइनस ए स्क्वायर, और क्या हो गया माइनस 2ab, इसकी जगह आ जाएगा 2ar। आर प्लस ए स्क्वायर और आर माइनस ए स्क्वायर। अब यहां से हटा दूं, अब देख लीजिए, सॉरी यहाँ पर देखो, ये माइनस में आया हुआ है, ये प्लस में आया हुआ है, यहाँ पर आपने क्या किया जोड़ के, तो यहाँ पर अब माइनस के लिए ये उतार दे नहीं होगा, माइनस के लिए तो ये आया था आपका माइनस क्यों आया इसके कारण, तो माइनस यहाँ आ जाएगा, पर यहाँ क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, तो ये किस में चलेगा आपका माइनस में, ये किस में चलेगा प्लस में। समझ गए बात, ये किस में माइनस में है, समझ गए ना बात, ये माइनस में ये प्लस में, तो ये मान किस में आएगा आपका प्लस में, ये मान किस में था माइनस में था। समझ गए, अब इसको या तो इस रूप से खोलोगे तो ये राशि माइनस की हो जाएगी, ये राशि माइनस की हो जाएगी, ये राशि प्लस की हो जाएगी, और ये राशि प्लस की, ये प्लस की हो जाएगी, ये राशि भी प्लस की हो जाएगी।
या तो इस रूप से आर स्क्वायर ए स्क्वायर, इसे यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 4ar आ जाएगा, या आपको इस रूप को परिवर्तित कर सकते हो यहाँ से, देखो सीधा कैसे परिवर्तित करोगे। इसको ऐसा भी लिख सकते हो के क्यू 1/r - a का होल स्क्वायर माइनस r+a का होल स्क्वायर। बता दिया के क्यू, यहाँ देख लीजिए r - a का होल स्क्वायर r+a का होल स्क्वायर, लघुत्तम लिया, यहाँ क्या आ जाएगा r+a का होल स्क्वायर माइनस यहाँ क्या आ जाएगा r - a का होल स्क्वायर, पी कैप, यहाँ पर फिर वापस वही लगेगा a+b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर, तो के क्यू r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar, इसका वाकई वैसे प्लस का होगा लेकिन ये बार माइनस है, ये बता देता हूँ किस रूप से खुलेंगे, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ar पी कैप बट्टा r - a का होल स्क्वायर r+a का होल स्क्वायर। ध्यान कर लेना, ये इसको आप इस रूप से लिख सकते हो ना आराम से, इस रूप से लिखोगे तो ये वाकई वैसे तो ये पहले आया था लेकिन माइनस प्लस वाला भाग आगे लिख दिया और माइनस वाला पीछे लिख सकते हैं हम, है ना। और या ऐसे नहीं लिखोगे तो समान रूप से इस रूप से लिखोगे तो आगे हल करते जाओगे, दोनों में समान राशि आएगी। अरे वैसा लिख सकते हैं ना, चाहे 3 - 2 लिखो, प्लस का 3 है, इसको ऐसे लिखो, देखो +3 - 2 तो आया कितना 1, चाहे ऐसा लिखो -2 + 3 बराबर आएगा कितना 1 ही आएगा प्लस का। वैसे ये इसको भी इस रूप से लिख सकते हो आप। आगे देखो, अब देखो वहाँ से क्या कर लेंगे, माइनस गुणा हो जाएगा अंदर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar, माइनस अंदर गुणा किया तो r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और प्लस 2ar हो जाएगा, माइनस 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 क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और पी कैप बटा r+a का होल स्क्वायर r - a का होल स्क्वायर। इस r स्क्वायर से ये r स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, 2ar कितना हो जाएगा 4ar, के क्यू 4ar अपॉन r+a का होल स्क्वायर r - a का होल स्क्वायर, पी कैफ हो गया। अब क्या है आप जानते होंगे, द्विध्रुव होता है उसमें एक शर्त होती है कि वो बीच की दूरी है वो बहुत ही कम होती है, अति अलप होती है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होती है, अति अलप होती है, और ये तो 2a होती है बीच की दूरी, और a कर लिया तो 2a की आधी होगी, 2a की आधी होगी, तो इस r की तुलना में a की मान है या दूरी है वो अति अलप है, यानी r इज ग्रेटर देन a। समझ गए बात, a है बहुत छोटा है किसकी तुलना में, r की तुलना में, यानी जो मूल बिंदु से r दूरी पर बिंदु P लिया था वो दूरी उन दोनों आवेशों के मध्य दूरी की आधी, उनकी तुलना में बहुत कम है, लिख दिया। तथा चूंकि हम वी नोट दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हो आप, ये जानते हो कि P सदिश बराबर क्या होता है 2aqb होता है, इसलिए क्या कर लोगे, के क्यू 4ar अपॉन a क्या हो जाएगा 0, r की तुलना में a क्या है, नगण्य है, क्या है नगण्य, r स्क्वायर डॉट ये भी r स्क्वायर पी कैप। अब देख लीजिए के क्यू, अब के क्यू को गुणा ही कर देते हैं, के 2k और 2aq अपॉन r की घात 4 हो गया। इस रूप से देखो आप,
2 दूनी 4, ए है, क्यू है, और आपका एक आर ये है। एक आर से एक आर को कैंसिल कर दोगे तो आर कितने बचेंगे आपके? 3 ही बचेंगे। 2a क्यू है, क्यू भी है, के भी है, सारा मान है। 2a क्यू को क्या लिखा जाता है? पी सदिश लिखा जाता है। तो हम लिख देंगे ई सदिश अक्षय बराबर 2k पी सदिश पी कैप डॉट आर क्यूब लिख सकते हैं ना, इस रूप में लिख दिया। अब इसका परिमाण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण निकालोगे तो दोनों तरफ क्या लेना पड़ता है? मॉडुलस लेना पड़ता है। क्या लेना है? मॉडुलस। तो परिमाण निकालेंगे ई अक्षय बराबर, यह आ गया 2k पी सदिश पी कैप डॉट आर क्यूब लिया। तो परिमाण को इस रूप से लिख सकते हो, ई अक्षय बराबर 2k पी अपॉन आर क्यूब। समीकरण नंबर 4। ये समीकरण 4 ही विद्युत द्विध्रुवीय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। किसके? विद्युत द्विध्रुवीय के अक्ष पर है। किसके हैं? अक्ष पर है। 5 मिनट रुको, 5 विद्युत द्विध्रुवीय के अक्ष पर है। ये मान वैसे देखा जाए कैसा आया था? पॉजिटिव। तो ये माना जाता है, समीकरण 3 से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? कि विद्युत द्विध्रुवीय के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है, वो विद्युत द्विध्रुवीय आघूर्ण होती है, उसकी दिशा की तरफ ही होती है। विद्युत द्विध्रुवीय आघूर्ण की दिशा किधर थी? देख लीजिए, वो मैंने आपको डायग्राम में वो हटा दिया था यहाँ से। उन दोनों को वाकई हम देखते हैं, दोनों की दिशा ये माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो विद्युत द्विध्रुवीय आघूर्ण की दिशा किधर हुई? इधर हुई ना, पी की दिशा। अब इसकी दिशा वाकई पॉजिटिव आ रही है, तो इसकी दिशा भी क्या हुई? एक तरफ हुई। यानी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई मान लेता हूँ, ई सदिश, और इन दोनों की दिशा एक तरफ है। यदि ये नेगेटिव आती तो इसका अर्थ ये हुआ इसकी दिशा इसकी क्या है? विपरीत है। समझ गए? ओके।